हेलो दोस्तों, अभी हम आपके बीच पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी 2021 पेपर 1 पैट का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम अभी 1 से 12 तक का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जो आप लोगों के सामने रहेगा और हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सही स्टेटमेंट को बताना है। किसका बताना है? सही स्टेटमेंट को बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है नंबर 1, राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस विच कैन बी डिसॉल्व ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। राज्य सभी एक अस्थायी सदन है जिसे केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही भंग किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे आपातकाल के समय भंग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि आप लोग ये जानते ही होंगे कि लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा का चुनाव होता है जो जनता के द्वारा चुना जाता है। सांसद सांसद चुनने के बाद, सांसद बनने के बाद वो प्रधानमंत्री बनाता है। यानी कि जो भी जिसके पार्टी के पास बहुमत होगा वो सरकार बनती है। जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी है, तो वो हर एक 5 साल में डिसॉल्व होता है। राज्यसभा नंबर 2 ऑप्शन है, राज्यसभा डज नॉट रिप्रेजेंट द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। देखिए, राज्यसभा कभी भी लोकल मुद्दे को नहीं उठाता है। लोकल मुद्दे को उठाने के लिए आपके गांव में मुखिया है, सरपंच है, ये सब लोकल मुद्दा उठाते हैं। आपके घर का नाला खराब हो गया, गांव का नाला खराब है, गली का कुछ भी छोटा रोड नहीं बना हुआ है, तो ये सब आपका मुखिया जो म्युनिसिपल होता है वो देखता है। इसलिए लोकल मुद्दे को राज्यसभा क्या उठाता है? राज्यसभा अगर आपके एरिया में एम्स नहीं है, इंटरनेशनल मुद्दा है, या कोई बड़ा बड़ा सड़क है, तो उस चीज को राज्यसभा उठाता है। और राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, उसमें एजुकेशन और बड़े व्यक्ति जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है, और इस बार कुछ क्वेश्चन इससे पहले मिथिला यूनिवर्सिटी में पूछा गया था कि राज्यसभा बढ़ने के लिए कितना एज चाहिए। तो राज्यसभा बढ़ने के लिए कम से कम 30 साल, कम से कम नहीं 30 साल होना चाहिए राज्यसभा के लिए, और लोकसभा के लिए 25 साल। जिस व्यक्ति का एज 25 साल होगा वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। जिस व्यक्ति का उम्र 30 साल होगा वो राज्यसभा चुनाव लड़ सकता है। अपर हाउस और लोअर हाउस, अपर हाउस होता है राज्यसभा, लोअर हाउस होता है लोकसभा। क्लियर होगा 1-2 पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में आते हैं, मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर नॉट बाउंड टू वोट एट द डिकेट्स ऑफ द स्टेट दे रिप्रेजेंट। राज्य सभी के सदस्य को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाध्यकारी नहीं है। देखिए, राज्यसभा जो होता है ये स्टेट लेवल में मतदान नहीं करता है, उसके लिए बाध्यकारी नहीं है कि वो मतदान करेगा, ऐसा राज्यसभा नहीं करता। राज्यसभा जो होता है, मैंने पहले ही बोला कि राज्यसभा विधायक के द्वारा चुनाया जाता है, और अलग अलग पार्टी अपना मेंबर को घोषित करता है। इस तरह से राज्यसभा का चुनाव होता है। उसमें स्टेट में कोई बाध्यकारी नहीं है कि कोई निर्देश है उसको प्रतिनिधित्व करने के लिए। अब नंबर 4 आते हैं। आपका 4 हो गया कि नो यूनियन टेरिटरी हैज रिप्रेजेंटेटिव इन द राज्यसभा। मतलब हिंदी वालों देख लीजिए, राज्य क्या है? राज्य सभी में किसी भी केंद्रशासित प्रदेश नहीं है। मतलब नो यूनियन टेरिटरी हैज रिप्रेजेंटेटिव इन, जो यूनियन टेरिटरी होता है जैसे कि दिल्ली हो गया आपका यूनियन टेरिटरी है, इसमें राज्यसभा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, नहीं है। ये कथन आपका सही है। तो इसमें कौन कथन सही है? नंबर 1 आपका गलत है, जो कि कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। तो 2, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 2, 3, 4 हिंदी मीडियम वालों के लिए भी 2, 3, 4 सही हो जाएगा। अब आते हैं ना क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। From the list given below, identify the learner characteristics which would facilitate teaching learning system. Teaching learning system to become effective, choose the correct। जो इसमें क्या कर रहा है कि
टीचिंग लर्निंग यानी कि जो टीचर बच्चे को पढ़ाते हैं दोनों में क्या इफेक्टिव होगा, क्या सही हो, टीचर के पास क्या नॉलेज के बेस के आधार पर क्या सही होगा। हिंदी वालों के लिए नीचे दी गई सूची में से विद्यार्थी के उन अभिलक्षणों को चिन्हित करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक हैं। अपने उत्तर को इंगित करने के लिए सही कोट का चयन करें। सही कोट का चयन करें। तो देखिए, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, लर्नर के पास प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि मैंने कल मान लीजिए टॉपिक पढ़ा, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड को नेक्स्ट होकर के अगर रिपीट कर लेते हैं तो क्या होगा, मैंने जो पीछे का पढ़ा उसको लिंक अप किया। अगर प्रायर एक्सपीरियंस है, पढ़ने का पूर्व अनुभव है, तो लर्निंग को इन्हांसमेंट किया जा सकता है, आप लर्निंग की पावर को बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं फैमिली लिनियज, विद्यार्थी की पारिवारिक वंश परंपरा। ऐसा नहीं है कि वंश परंपरा जिसका वंश में पढ़ने वाला अच्छा हो बच्चा वही पढ़ सकता है। नहीं देखते हैं कोई गांव देहात में भी सिंपल घर का बच्चा है वो भी IAS IPS बन जाता है। तो खुद अपना दिमाग लगाना है। देखिए, टीचिंग लर्निंग टॉपिक को टॉपिक नहीं होता, टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आप अपने दिमाग से सोचते भी हैं तो आंसर कर लेंगे। ये किसी भी कंडीशन में नहीं होता है कि जिसका फैमिली पढ़ा लिखा है उसका बच्चा पढ़ा ही लिखा होगा, जो डॉक्टर है उसका बेटा डॉक्टर ही बनेगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए ऑप्शन ये गलत है। एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर, जहाँ एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर ये बिल्कुल सही है, विद्यार्थी की क्षमता होनी चाहिए पढ़ने के लिए, एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर। चौथा ऑप्शन है आपका, चौथा ऑप्शन है लर्नर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, विद्यार्थी के विकास की अवस्था, विद्यार्थी के विकास की अवस्था भी होना चाहिए कि लर्नर्स का कितना स्टेज डेवलपमेंट का होता है। लर्नर गुड फूड, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अच्छा खाना देंगे तो बच्चा पढ़ने में तेज होगा, फूड हैबिट कुछ भी नहीं है। रिलीजियस, धार्मिक कुछ मैटर ही नहीं करता है कि बच्चा के धार्मिक क्या समझता है, किसी भी धर्म का हो उससे कोई लेना नहीं होता है। इसलिए आपका आंसर 1, 3, 1, 3 और 4 ये 3 ऑप्शन हो जाएगा। 1, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए 1, 3, 4 आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड? थर्ड में जो है, in the series of 1, 6, 15, 28, 45 the next term will be, ये आपका सीरीज है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें अगर हम 1 और 6 5 डिफरेंस आ रहा है, फिर 5 में हम 4 जोड़ेंगे, 5, 4, 9 9 होगा, फिर 9, 6, 15 हो जाएगा। 15 में फिर हम 15 में 9 15 में 13 जोड़ेंगे 28 होगा, 28 में फिर 17 जोड़ेंगे 45 होगा। यानी कि सीरीज अपना क्रम बढ़ता जा रहा है, फिर 66 आ जाएगा। ऐसे आप लोग के लिए हम मैथ रीजनिंग में एक सेपरेट वीडियो देंगे जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ प्रेजेंट करेंगे। अब आता है इसका आपका रीजनिंग थर्ड का आंसर हो जाएगा ए, 66 हो जाएगा। आप निकाल भी सकते हैं, 66 आंसर होगा। अगर नहीं निकलेगा तो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। A postman walked 20 meters straight from his office, turned right and walked 10 meters. After turning left, he walked 10 meters and after turning right, walked 20 meters. He again turned right and walked 70 meters. How far as from his office? यानी कि इसका आंसर आपका 50 मीटर हो जाएगा। एक डाकिया अपने कार्यालय से सीधे 20 मीटर चला, अपने दाहिनी ओर मुड़कर 10 मीटर चला, बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 10 मीटर चला और दाहिनी ओर मुड़ने के बाद वह 20 मीटर चला। वह फिर से दाहिनी ओर मुड़ा और 70 मीटर चला। तो वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है, ये बात आपको निकालना है। तो 50 मीटर आंसर आएगा। आप लोग करके देखिए, अगर ये सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन के साथ आपको मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आंसर
अलग से प्रेजेंट करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या है? Among the following fuels of energy, which is the most environment friendly? निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में से कौन सा पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है? मतलब मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जो लेस पॉल्यूशन करता है। कम पॉल्यूशन कौन सा गैस करता है और इन्वायरमेंट का दोस्त की तरह होता है, वो कौन सा, मतलब सबसे अनुकूल गैस? देखिए इथेनॉल ये नहीं होगा, बायोगैस ये भी नहीं होगा, सीएनजी ये भी नहीं होगा। सीएनजी को हम ग्रीन गैस मानते हैं कंपेरिजन टू पेट्रोल और डीजल के कंपेरिजन, ये लेस पोल्यूटेड होता है। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कभी कभी फुल फॉर्म एग्जाम आ जाता है तो सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फुल फॉर्म होता है। बायोगैस, इथेनॉल और ये क्या है? हाइड्रोजन। आपका सही आंसर हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन गैस सबसे कम पोल्यूशन करता है। क्या होता है? ये सबसे कम पोल्यूशन करता है, इसलिए इस गैस को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली माना गया है। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following are not necessarily the immediate consequence of the proclamation of resident rules in a state? किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा परिणामतः निम्नलिखित कौन सा तत्कालिक रूप से अनिवार्य नहीं होता है? यानी कि प्रोक्लेम्स प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, जब मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लगता है। हमारे बिहार में भी राष्ट्रपति शासन बहुत लगा। जब राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब राज्य में कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं, तो उस स्थिति में लगता है राष्ट्रपति शासन। ये कौन लगाते हैं? राष्ट्रपति लगाते हैं राज्यपाल के द्वारा। यानी कि उस स्थिति में राज्यपाल, जो भी, मतलब बिहार की बात करते हैं तो बिहार का कार्यभार कौन संभालेंगे? यहाँ के राज्यपाल संभालेंगे। किसके आदेश पर संभालेंगे? तो राष्ट्रपति के आदेश पर संभालेंगे। क्लियर हो गया? मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका हो सकता है इससे कॉन्सेप्ट कहीं और क्वेश्चन घुमा के पूछ दे। उसके बाद यहाँ क्या आते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली। नंबर फर्स्ट क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली। ये सही है। राज्य विधानसभा का भंग किया जाना, देखिए ये स्वतः भंग हो जाता है जब किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगता है, तो जो विधानसभा होता है, चूंकि मुख्यमंत्री बहुमत नहीं जुटा पाते हैं, इसलिए वो स्वतः भंग हो जाता है। ये तो सही है। उसके बाद रिमूवल ऑफ काउंसिल मिनिस्टर इन स्टेट। अब जब सरकार ही नहीं रहेगी तो मंत्री भी नहीं रहेंगे, उसका बस बर्खास्तगी हो ही जाता है। उसके बाद टेक ओवर ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय द यूनियन गवर्नमेंट। राज्य प्रशासन को केंद्र सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ले लेना। जो राज्य प्रशासन है उसको केंद्र सरकार नियंत्रण में लेता है। ये भी क्वेश्चन गलत है। अपॉइंटमेंट ऑफ ए न्यू चीफ सेक्रेटरी, हाँ, न्यू चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता है। इसमें देखिए दो पॉइंट है। किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन की घोषणा के परिणामतः निम्नलिखित में से कौन सा तात्कालिक रूप से अनिवार्य नहीं होता है? पहला नंबर, अनिवार्य नहीं होता। आपका क्वेश्चन नहीं होता है, यानी कि प्रोक्लेमेशन, यानी कि आर नोट, जो नहीं होता है हमको वही चुनना है। तो आपका ऑप्शन रेजोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली ये नहीं होता है, और अपॉइंटमेंट एक न्यू चीफ सेक्रेटरी ये नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इंट्रोड्यूसिंग राकेश टू हिज introducing Rakesh to her husband, a woman said, his brother father is the only son of my grandfather. The woman is related to Rakesh है। ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है। ऐसा क्वेश्चन है रीजनिंग का है, और इसका आंसर सिस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिस्टर हो जाएगा। मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा।
अब आता है द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, क्वेश्चन नंबर 8, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज ए बी डी। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, मैं बस डिस्कस कर दूं। ई शॉर्ट ट्रिक होता है रीजनिंग पढ़ाने वालों के लिए, ई जी ओ टी वाई, ई जो टी, इसको सिंपल ई को 5, जे को 10, ओ को 15, टी को 20, वाई को 25 ऐसे मानोगे तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 8 का सी हो जाएगा, जेड के डब्ल्यू हो जाएगी। Which of the following, now question number 9, which of the following is considered a major source of pollution in river of India? जो हमारे इंडिया में नदियां हैं, रिवर हैं, उसमें मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या होता है? तो अनट्रीटेड सीवेज। क्या होता है? अनट्रीटेड सीवेज, जो पानी नदी में बहती है, जो उसको कभी भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, सबसे ज्यादा घातक प्रदूषक वही होता है, अनट्रीटेड सीवेज। देखिए, एक क्वेश्चन आपका रिपीटेशन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इससे पहले पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन है, मिथिला यूनिवर्सिटी में भी सेम क्वेश्चन रिपीट किया, इसलिए आपका आंसर अनट्रीटेड सीवेज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं बता दिया। अब आते हैं 10 नंबर, एसर्शन और रीजन। देखिए, इस पे आपका टॉपिक पर पकड़ होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाए। इंडोर एयर पोल्यूशन इज ए सीरियस हेल्थ हजार्ड, यानी कि जो इंडोर एयर पोल्यूशन होता है स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा घातक विनाशकारी होता है। यानी कि एयर पोल्यूशन जो होता है, हमारे जो हम सांस लेते हैं उसी को डिस्टर्ब करता है। एकदम कार्बन डाइऑक्साइड अगर लेवल ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होगा, या कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लेवल हमारे अंदर ज्यादा हो जाएगा तो सांस लेने में तकलीफ होता है। दो गैसें होते हैं हमारे अंदर, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा तो ब्लड लेवल लो हो जाता है। इस तरह से वहां पर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बिकॉज द डिस्पर्सन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट इज रादर लिमिटेड इंडोर एनवायरमेंट, यानी कि पर्यावरण में वायु प्रदूषकों विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित होता है। हाँ, लिमिट होता है, लिमिटेड, ये भी सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यदि दोनों सही है, दोनों का एक्सप्लेनेशन है, पढ़िए देखिए, इंडोर एयर पोल्यूशन इज ए सीरियस हेल्थ हजार्ड बिकॉज द डिस्पर्सन ऑफ एयर पोल्यूटेंट इज रादर लिमिटेड इन इंडोर एनवायरनमेंट, बोथ आर करेक्ट, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। 11 क्या कहता है, which one of the following is the main feature of qualitative research, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च का क्या मेन फीचर। इसमें दो टर्म आता है, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है, जो वर्ड्स वर्ड्स क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव क्या होता है, जो नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव दैट मीन्स वर्ड्स, क्वांटिटेटिव दैट मीन्स नंबर्स। बस दो ही टर्म याद रखिए, avoid positivist assumptions and data analysis। avoid, बस यही पकड़ना है, avoid लिखा हुआ है, मतलब ऑप्शन ए ही सही होगा। क्वालिटेटिव मैंने क्या बताया आपको कि वर्ड्स के फॉर्म में होता है, तो avoid positivist assumptions, data analysis, subscribe to resisting category, collect data क्वांटिटेटिव होता है, यूज ऑफ एम्पिरिकल मेथड इन डाटा एनालिसिस क्वांटिटेटिव होता है। अवॉइड पोजिटिविस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, इन 11 का ए होगा। क्या होगा, ए होगा, यानी कि ए सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में आते हैं, इन ए क्लासरूम यूज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्री सपोजेड। जब क्लासरूम में बातचीत करते हैं, एक कक्षा में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग पूर्व धारण करता है। जब क्लास में बातचीत करते हैं तो इनअटेंटिव ऑडियंस, अगर ऑडियंस इनअटेंटिव हो
सक्रिय नहीं हो तो क्या ऐसा होगा कि क्लासरूम कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा? नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। लग्जरियस एम्बियंस, आनंदपूर्वक परिवेश, लग्जरियस आनंदपूर्वक होता है पूरे, तो ये भी नहीं होगा। अब आते हैं एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ कंटेंट, यानी कि ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा कंटेंट भी दे देंगे बहुत ज्यादा तो क्लासरूम टेक्नोलॉजी वेस्ट होगा, ये भी नहीं सपोज करेगा। अब न्यू फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड एप्लीकेशन, हम नया नया अगर फॉर्म्स इन्वेंशन करेंगे, नया नया एक्सप्रेशन एप्लीकेशंस डालेंगे, तो क्या होगा, क्लास रूम का जो कम्युनिकेशन होगा वो डेवलपमेंट होगा और टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ेगा, यानी कि आपका ऑप्शन डी। इस तरह से आज हम पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का 12 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 1 से 12 तक क्वेश्चन डिस्कस किया है। इसमें मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन मैंने डिस्कस सिर्फ आपको ऑप्शन दिए हैं, प्रॉपर डिस्कशन हम अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें कर देंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।